ओके, आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे कि सेल्फ डिफेंस में एनिमल एंड प्लांट कैसे कैसे यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब हमारे पास, मैं पहले डेट लिख देता हूं, आज की डेट है 10 और कितना है 02 एंड 20। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि देखना एनिमल के पास, प्लांट के पास, बहुत सारे के पास ना अलग अलग टाइप के जो क्या होते हैं एसिड एंड बेस होते हैं। जैसे देखे होंगे स्नैक के पास क्या होता है, एसिड होता है, जानते हो कि नहीं? उसके पास कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा एंड के पास भी एसिड होता है। यस और भी बहुत सारे जो होते हैं जहां पे क्या होता है, वो लोग अपने बचाव के लिए सब एसिड रखते हैं, ताकि कि अगर जो दुश्मन से जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज कर सकेंगे। कोई कहता है कि बहुत सारे एनिमल में, प्लांट में जो है क्या होते हैं, ये सारी जो है प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या करते हैं कि एसिड बेस या जो है साल्ट की तरह जो है यूज करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं क्या कहता है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम देयर एनिमी बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड बेस इनटू देयर स्किन। जब क्या होता है कि उनको लगता है ना कि इनसे मेरा जो है नुकसान है, या इससे जो है मेरे को क्या हो सकता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो क्या करता है अपने बचाव के लिए जाके पहले क्या कर देता है, उसको जो है चुभो देता है या जो है डस लेता है। ठीक है, तो जब डस लेता है तो जिस कारण से वहां पे वो क्या कर देता है, आपकी बॉडी में या तो एसिड या तो क्या कर देता है, बेस को इंजेक्ट कर देता है। और जब वो एसिड या बेस आपकी बॉडी में जाता है तो आपको इरिटेटिंग जो है फील होता है या पेनफुल जो होता है, यानी कि दर्द करता है, जिस कारण से ये सारे के पास जो होता है अपने बचाव के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक करके बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी, मधुमक्खी में जो होता है वो कौन सा एसिड होता है, मिथनोइक एसिड होता है। हाँ, मिथनोइक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर आपको कभी चींटी ने काट लिया जाए तो क्या करना चाहिए तुरंत? मान लो सपोज करो कि किसी को चींटी ने काट लिया तो क्या करना चाहिए, बताइए। कॉमन है। अब देखिए मैंने क्या कहा, चींटी जब काटेगा तो वो क्या डाल रहा है, एसिड डाल रहा है या बेस डाल रहा है? तो हमें क्या लगाना चाहिए, बेस बेस। बेस हमारे पास सबसे नजदीक में क्या होता है, सॉप होता है, साबुन होता है। इसीलिए देखना कई सारे लोग क्या करते हैं, चाबी को रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि उसके जो चाबी होता है वो मेटल का होता है, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस का फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे ही बेस का फॉर्मेशन कर देता है तो जिस कारण से उसको लगाने से थोड़ा सा राहत मिलता है। लेकिन जितना अच्छा लिक्विड या जो सॉप होगा ना वो अंदर लग जाएगा, सूखा नहीं रगड़ना, उसको पानी डाल के हल्का हल्का रब करना। तो क्या होगा कि उसी छेद के माध्यम से जिस जगह से इंसेक्ट ने आपको काटा है तो उस जगह से एसिड जाएगा, तो वो आसपास को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपको अगर से कभी चींटी, ओ सॉरी, आपको कभी मधुमक्खी हनी भी काट ले तो आपको तुरंत, जैसे मान लो कि अगर ये तुरंत लगाओगे तो आपका स्किन भी नहीं फूलेगा, और अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर आपका स्किन जो है फूल जाता है, यानी कि जो है स्वेलिंग टाइप का जो है आपको दिखाई देता है, बड़ा खराब सा मुंह हो जाता है। अगर जो मुंह में काटता है, हाथ में काटता है तो हाथ लग, तो तुरंत उसी समय जैसे ही काटे मधुमक्खी, तुरंत आपको क्या करना है पता, वो एक हमारे जो आंसू होते हैं ना उसका 1 टन पात होगा, उसका जो एसिड डालता है हमारी बॉडी में। सोचिए कितना ज्यादा पेनिट्रेशन फील करते हैं हम लोग, यानी कि कितना ज्यादा दर्द होता है, सोच सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तुरंत जो है वहां पे डालना चाहिए। इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। जैसे देखिए मधुमक्खी ने काटा, तुरंत उसी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, किसी भी अल्कलाइन लिक्विड को वहां पे क्या करना चाहिए, वाष्प करना चाहिए, ताकि कि वो जो है क्या हो जाए, आपका न्यूट्रल हो सके। जैसे देखो, when wasp sting inject alkaline liquid into the skin,
जब अल्कलाइन लिक्विड यहाँ पे क्या कर देगा, इंसेक्ट इसमें डाल देगा, तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, फूल जाता है। जैसे कई छोटे छोटे चींटी होती है ना, खास करके रेड कलर वाली चींटी, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली। बड़े वाले को तो चीटा कहते हो ना, और छोटे वाले को चीटी। तो चीटी जब काटता है तो वो इस प्रकार से हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, देन द रबिंग ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव रिलीफ। जैसे ही यहाँ पे काट ले तो तुरंत आपको क्या करना है कि कोई भी बेस को डालना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो है ना वो एरिया काफी ज्यादा एसिड बेस जो है रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपको जो है काफी ज्यादा अच्छा फील हो जाएगा। ठीक है। एंड एंट स्टिंग इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू स्किन ऑफ पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। देखे होंगे जो चींटी होती है, एंट मतलब जो होता है चींटी, वो भी काटते तो क्या हो जाता है, बर्निंग जो है पेन होने लग जाता है। जैसे ये देखिए पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे निडल होता है, और जैसे आपकी बॉडी में डालता है तो इस प्रकार से क्या हो जाता है। अच्छा, पता है पहले चींटी से ही ऑपरेशन करवाया जाता था, आप लोगों को पता है? सपोज करो No, कि sir. मान लो कि, हाँ मैं बता देता हूँ, सुश्रुत सब जो थे वो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कि इस पार्ट का जो है चीरा लगा दिए, ऑपरेशन कर दिए, तो अब इसको जोड़ना है, तो उस समय आजकल जो है ना प्रोटीन के धागे होते हैं। वो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ही पहले ना काटना पड़ता था, धागा काट के निकालना पड़ता था, ज्वाइंट हो जाता था बॉडी। तो फिर उसको जैसे मान लो कि हाथ कहीं पूरा कट गया, तो तुरंत उसको रिपेयर करने के लिए जो है ना दोनों को हम लोग क्या करते थे, स्किन को जोड़ देते थे। और जैसे ही जोड़ देते थे, मान लो यहाँ पे कट गया, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके जो है इसको सी देते थे। तो उसमें ना धागा वो रह जाता था, तो धागा को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको बाद में जो है 10 दिन बाद जो है हमें टाके कटवाने जाने पड़ते थे। ऐसा नाम सुनेंगे, टाके कटवाने। तो फिर अब जो है वो प्रोटीन के होते, तो अब टाके कटवाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपकी बॉडी में धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो पहले क्या होता था ना कि जब वो कट जाता था तो उसको ना चींटी से यहाँ पे ना गुड़ लगा दिया जाता था हल्का हल्का, और जैसे ही गुड़ लगा दिया जाता था और चींटी को जो ना इस रास्ते से चलाया जाता था। जब चींटी चलती थी ना, इसके पैर जो है ना धस जाते थे, तो एक सेल दूसरे सेल के अंदर चले जाता था और धीरे धीरे इंटरलॉक हो जाता था। और इस प्रकार से पहले के लोगों को जो है वो कराते थे। अब कहाँ पे हॉस्पिटल में अब चींटी उटी पालेंगे, पहले तो बहुत कम ऑपरेशन करना पड़ता था। आजकल दिन भर में जो है एक ही हॉस्पिटल में 10-15 ऑपरेशन हो जाते हैं, तो इसीलिए अब ये वाला तरीका पुराना हो गया। ओके। A traditional remedy is rubbing their area with the leaf of dog plant, which often grow beside the nestle in the wild. यानी कि जहाँ पे झाड़ होते हैं तो वहां पे क्या कर जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जो है मिथेनोइक एसिड का जो है कॉजिंग बर्निंग पेन, इसको हम लोग डॉग प्लांट कहते हैं। अगर देख कभी काट ले तो इसको रस को जो है ना हल्का हल्का लगाना, तो जिससे आपको काफी ज्यादा जो है रिलीफ मिलेगा। अ ट्रेडिशनल रेमेडी rubbing the area with the leaf of dog plant which often grow beside the nestle in blind। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं साल्ट। तो टाइप्स ऑफ साल्ट जो होते हैं वो एसिडिक, अगर एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा हो, एसिडिक किसे कहेंगे, जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो, लेस देन 7 हो। अब बेसिक, जिसके पीएच वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 7 हो। और न्यूट्रल क्या हो जाते हैं, जिनका पीएच कितना हो, 7 हो। आपको मैंने बताया था कि पीएच 7 पे कलर कैसा होता है, Green. ग्रीन। अच्छा, एसिड पे कलर कैसा होता है, Red. रेड। विब्ग्योर को उल्टा कर दीजिएगा तो एसिड से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ROYGBIV। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका जो है ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इनके जो है नाम लिख देंगे। ये एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये जो है सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि अलग अलग वहां पे जो है कलर दिखाएगा, तो कलर के हिसाब से भी आप बता सकते हो कि कौन एसिड है कौन बेसिक है और कितना पीएच वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब हमारे सामने क्या हो गया कि अगर जिसका लेस देन 7 हो तो उसको हम लोग एसिड कह देंगे, जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बेस कह देंगे, और जिसका पीएच वैल्यू 7 हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, न्यूट्रल कंपाउंड कह देंगे, यानी कि न्यूट्रल साल्ट कह देंगे। ये है रॉक साल्ट, आप लोगों ने जो खाया होगा चीनी, काला नमक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साल्ट।
डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फॉर्म्ड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी, दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। इसके अंदर क्या होते हैं कि ब्राउन इम्प्योरिटी होने के कारण इनका जो कलर होता है वो जो है ब्राउन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रॉक साल्ट कह देते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस समझाना है मुझे। पहले मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम समझाता हूँ, फिर वापस से उस डायग्राम में चलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने NaCl प्लस H2O को लिया, ठीक है, तो यहां से बना NaOH प्लस Cl2 एंड प्लस H2, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमने क्या करा, यहां पे लिया। क्या होता है क्लोर अल्कली? क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, अल्कली का मतलब होता है यहाँ पे अल्कलाइन का फॉर्मेशन होना, यानी कि NaOH का फॉर्मेशन होना। अब ये रिएक्शन ना ऐसे होता नहीं है, NaCl और H2 को मिला दोगे तो ये NaOH में नहीं टूटेगा। अगर जब टूटता तो आपके घर का नमक जो है सारा जो है किसमें टूट जाता है, NaOH और Cl2, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। समझाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ध्यान से सुना, ये आपके 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, अगर जाएगा तो। अब ये ना ऐसे प्रोसेस हो नहीं पाता, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव वाले को एनोड कह देते हैं, ठीक है। यहां से हमने डाला, यहां पे हमने क्या करा कि ब्राइन सॉल्यूशन बनाया। ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? NaClH2 को मिला के जो बनाते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कह देते हैं। यहाँ पे 2 लगे रहते हैं पार्ट, यहाँ से जो है एक साइड से क्लोरीन निकालेंगे, एक साइड से जो है H2 निकालेंगे। ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या कहा, एनोड कहा, और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या कह दिया, कैथोड कह दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने इसके अंदर क्या डाला, NaCl प्लस HCl, सॉरी H2O, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हमने क्या कह दिया, ब्राइन सॉल्यूशन कह दिया। अब जब आप इसको डालोगे ना NaCl को H2O में, ऐसे नहीं टूटता। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में हम लोग जब नमक का यूज करते हैं, नमक पानी पीते हैं, तो वहां पे Cl2H2 गैस नहीं रिलीज होती। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने कहां से दिया, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया। यहाँ पे क्या है, आपका बैटरी है। अब आपने जैसे ही इसके अंदर क्या करा कि यहां पे डाला, तो ये किस में टूट जाता है, आपका ये जो है ना NaCl, इसमें जो किस में टूट जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, और वाटर जो है H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। बोले क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखिए क्या होगा कि कैथोड पे हम बात करते हैं। कैथोड पे चार्ज कैसा है, निगेटिव। Negative. अगर निगेटिव है तो ये कौन सा पार्ट जाना पसंद करेगा, तो पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों जाएगा, यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, Na प्लस एंड OH, सॉरी H प्लस, पॉजिटिव है ना, जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Na प्लस
एंड H प्लस जाएगा, क्योंकि इस वाले पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है ये, और ये वाला कैसा है, पॉजिटिव है। बोले क्लियर हो गया इतना सवाल? Yes, sir. अगर जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये जो Na प्लस है ना, इसकी चार्ज जब होता है पॉजिटिव, ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। तो जिस कारण से ये Na प्लस तो सॉल्यूशन में रह जाता है, और H प्लस को बहुत ज्यादा भूख होती, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी ले लिया, तो जिस कारण से ये क्या होता है कि दौड़े दौड़े जो है क्या चले जाता है, कैथोड पे चले जाता है। और जैसे ही जाता है कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या है, भर भर के पड़े। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये H बना देता। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन ले लेगा और ये HH तो फ्री होता नहीं है, ये किस फॉर्म में आ जाता है, H2 के फॉर्म में आ जाता है। यानी कि कैथोड से H2 गैस क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। या यहां से आप कह सकते हो कि H2 गैस जो है क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको समझा रहे हैं। अब हम बारी है एनोड पे। देखिए एनोड पे क्या हो रहा होगा, तो एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो कौन कौन जाना पसंद करेगा, Cl माइनस एंड OH माइनस। H minus. ठीक है, अब जो Cl माइनस की साइज होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर में होता है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं पाता है, जिस कारण से क्लोरीन जो है वो क्या होता है कि एनोड पे जाके पहले पहुंच जाता है। तो जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मैं यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H2 गैस बना देगा। अब यहाँ पे देखिए Cl माइनस है, और यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या बना देगा, Cl2 गैस बना देगा। ठीक है, और यही जो, और साथ में क्या बन गया, यहां से क्या बचा, Na, यहां से Na प्लस बचा, और यहां से क्या बना, NaOH। तो इसके अंदर अब जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, NaOH बच जाएगा। और NaOH को हम लोग क्या कह देते हैं, कास्टिक सोडा कह देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड जो है कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। तो वापस से थोड़ा सा डायग्राम पे देखिए, थोड़ा आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे देखिए अब यहाँ पे हमने क्या करा, ब्राइन सॉल्यूशन डाला। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो NaCl plus H2. H2O प्लस NaCl. वाटर प्लस साल्ट। वाटर प्लस साल्ट। ठीक है, NaCl। अब ये यहाँ पे ना एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगा सकते हो, ताकि कि जो है बराबर इससे जो है बना रहे। अब जैसे ही देखिए यहां से क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा कि जो निगेटिव वाला है वो जाएगा, Cl माइनस OH माइनस। ठीक है, अब यहां से जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl, आपको ना यही वाला डायग्राम बनाना, एनसीईआरटी में यही वाला डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसी डायग्राम का यूज करना है। मैंने तो बस समझाने के लिए ऐसा बनाया। तो यहाँ पे Cl माइनस OH माइनस दोनों जा रहा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि Cl माइनस जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव के फॉर्म में होता है, तो जिस कारण से आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। और उसी तरीके से Na प्लस, यहाँ पे मैं आपको बना भी देता हूँ, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो इस पे कौन कौन आना पसंद करेगा, निगेटिव वाला टर्म OH माइनस, और कौन सा करना पसंद करेगा, Cl माइनस। ठीक है, ये पॉजिटिव, उल्टा लिख दिए नहीं, ठीक है, निगेटिव है, निगेटिव पे कौन कौन आना पसंद करेगा, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस, और साथ में क्या निकल जाएगा, H प्लस, सॉरी H प्लस। तो ये जो है H2 क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेके जो है H2 बनाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl2 रिलीज हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि कैथोड में H है तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है,
इस प्रकार से याद रख लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से निकलेगा, तो आपको बताना। ये जो H2 है ना, इसका बहुत ज्यादा यूजेज होता है। हम इंडस्ट्री में बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं ताकि कि इनके यूज को हम ज्यादा कर सके। तो जब ये H2 होता है तो उसका ये काम क्या कर सकते हैं, फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करने में, फर्टिलाइजर का, या मैग्रेन जो है इनको बनाने में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जबकि Cl2 का जो यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्लोरीन जो है ना डिसइंफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कहीं गंदा हो जाता है तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, जैसे नाली उली के आसपास आप लोगों ने देखना, तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, यानी कि उससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लीच पाउडर बनाते हैं, पीवीसी बनाते हैं, या किसी भी पेस्टिसाइड में जो हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। क्लोरीन जो होता है ना वो थोड़ा हार्मफुल होता है, जिस कारण से इसको हम यूज करते हैं किसमें, बैक्टीरिया ऑक्टीरिया को मारने के लिए, या जो अच्छे से रूम को सैनिटाइज करने के लिए, इन सभी चीजों का यूज करते हैं। अब आप ऐसा नहीं सोचना कि सर हम लोग अपने रूम में क्या क्लोरीन कर सकते हैं, आप बैक्टीरिया के साथ खुद को भी जो है क्या कर दोगे, निपटा दोगे। तो इसीलिए हम लोग क्लोरीन जो होता है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा जो है वो क्या करता है, मतलब जो है कीटाणु उटाणु को मारने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो कास्टिक सोडा होता है ना, इस कास्टिक सोडा का काम कहाँ होते हैं, कि मेटल बनाने में, सॉप बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, इन सब जगह पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप कहिएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड कास्टिक सोडा when we electrolyze in a brine solution, या electricity pass in a brine solution, we produce chlorine, hydrogen and caustic soda। वे आपसे पूछ देगा कि राइट द यूजेस ऑफ क्लोरीन, तो आप कहिएगा पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में यूज करते हैं, स्विमिंग में डालने में यूज करते हैं, या वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, या डिसइंफेक्ट करते हैं यानी कि पेस्टिसाइड में डाल के। हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप कहिएगा फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, अमोनिया के रूप में यूज करते हैं, वाटर के रूप में यूज करते हैं, या फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो कास्टिक सोडा होता है इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो आप कहिएगा सॉप बनाने में, फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब जगह पे क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन सब चीजों को जरूर लिख के आना, ताकि कि आपको पहले तो डायग्राम बनाना, जैसे बनाया बस इसको क्या कर देना, यहाँ से एक साइड से क्लोरीन निकालना, एक साइड से हाइड्रोजन निकालना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है। ठीक है, बोले क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं लिख भी दूं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, NaCl, नमक और पानी। ठीक है, this method is used in industry, this is इंडस्ट्रियल मेथड, इसको इंडस्ट्रियल मेथड में यूज करते हैं। फिर आपसे क्लोरीन ब्रोमीन का आगे यूजेस भी है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2 हो जाता है, अभी आपको हम समझाते भी हैं। क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी कि आप अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड वाटर को,
तो ये जो है क्या कराता है, ब्राइन बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर जो है नाली के आसपास व्हाइट व्हाइट कलर का जो है डाला जाता है ताकि कि उससे कीड़े उड़े जो है मर जाए। दिस क्लोरीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीच पाउडर, यानी कि जो ब्लीच पाउडर होता है जो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्लीचिंग इज पाउडर बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन डार्क स्लैग लाइम, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं डार्क स्लैग लाइम से जो है पास करते हैं और आपका क्या बन जाता है, ये ब्लीच पाउडर। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे ब्लीच पाउडर बनाएंगे, तो आप कहिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देंगे, और जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो CaOCl2 प्लस H2O का जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो है हम लोग नाम दे देते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है, कपड़े धोने में यूज होता है, कई बार दाग लग जाता है तो हम लोग कहते हैं ना ब्लीच पाउडर डाल दो या ब्लीचिंग लिक्विड डाल दो, तो वहां पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से डालते हैं। यह देखना आजकल जो है नए नए जीन्स आते हैं, ब्लू कलर में व्हाइट कलर जो है दिखने लग जाता है, तो कैसे उसका उस जगह कलर उड़ाते हैं, तो उस जगह पे ब्लीचिंग सॉल्यूशन डाल देते हैं ताकि वो जो है कलर क्या हो जाए आपका जो है उस टाइप से हो जाए। ठीक है, ओके। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड for bleaching cotton lining in the textile industry, for the bleaching wood pulp in the paper factory, and for bleaching washed clothes in laundry। कह रहा है कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर फैक्ट्री में यूज करते हैं, या कपड़े धोने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं लॉन्ड्री में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन अ मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, ये आपको आगे समझ में आएगा जब आप 11th में पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहां पे ज्यादा समझ में आता है किसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, किसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग होता है, कौन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो आप सिंपली समझिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। आजकल देखना जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान होते हैं ना, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। क्यों? ताकि कि जब मान लो कैसे बनाते हैं पानी प्योर पीने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा तालाब रखते हैं या डैम रखते हैं, उस डैम में हम लोग क्या करते हैं कि पानी को लेते हैं और वो जहां पे टंकी होती है, टंकी में हम लोग क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर डालते रहते हैं, और फिर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है उसको मशीन से पास कराते हैं ताकि कि वो क्या हो जाए, जम से फ्री हो जाए और जो भी बचे कुचे हैं वो भी क्या हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। खाने को टेस्टी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, जैसे केक फ्लफी करने के लिए होता क्या है कि इसके अंदर जब इसको डालते गर्म करते तो CO2 गैस निकलता है, तो बेकिंग सोडा क्या हो जाता है कि इसको जो केक होता है उन सभी को फ्लफी, यानी कि फ्लफी मतलब होता है फुल ऑफ सॉफ्ट लगता है। ऐसे अगर दे रोटी उतना मोटा बना दोगे तो दांत से शायद टूटेगा भी नहीं, जितना मोटा केक होता है। अब देखो छोटा सा केक लेते हैं, उसी में हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो फ्लफी नेचर का हो जाता है, यानी कि फूल जाता है और फिर वो खाने में क्या लगता है आपको, थोड़ा सा अच्छा लगता है। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। पकोड़े बनाने के लिए जो होटल वाले जो पकोड़े होते हैं देखना उसका क्रंचीनेस होता है, अपने घर में अगर जब बनाओगे तो कभी क्रंचीनेस उतना नहीं आएगा, कड़कड़ नहीं करेगा। जैसे जिलेबी खाते होगे देखना दुकान वाला अगर जो उसने बेकिंग पाउडर नहीं डाला ना तो लचर पचर करेगा, और अगर जो डाला तो कट कट आवाज करता है। ठीक है, आप लोगों ने खाया नहीं जिलेबी? Yes, sir. तो वहां पे देखना कट कट की आवाज आती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसको याद रख सकते हो, मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। NaHCO3, देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट बी आ रहा है तो यानी कि बेकिंग होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन है बीच में, तो इसलिए क्योंकि इसको बाई कार्बोनेट कहते हैं तो इसीलिए बी आ रहा है, तो समझ जाना यहाँ पे हाइड्रोजन आ जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, हीट की मदद से हम लोग जो है पका लेंगे। तो बेकिंग सोडा में क्या होता है कि बी आ जाए तो समझ जाना कि क्या है, बेकिंग सोडा है। सोडियम अगर जो आपको लिखा हुआ आ जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको फॉर्मूला कई बार क्या करेगा बाइकार्बोनेट दे देता तो आप समझ जाओगे कि बेकिंग सोडा है। इनकेस नहीं दिया तो आप समझ जाना कि हाइड्रोजन है तो यानी कि हीट है, तो यानी कि क्या हो जाएगा
आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। इट इज प्रोड्यूस बाय सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द फ्यू रॉ मटेरियल्स। इसको कैसे बनाते हैं? आप NaCl लिए, नमक लो, पानी लो, CO2 लो एंड अमोनिया डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा? NH4Cl एंड साथ में क्या बन जाएगा? NaHCO3। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? बेकिंग सोडा कह देंगे। बोलिए क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अब देखिए, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट वॉशिंग सोडा। अगर आप NaCO3 को हीट कर देते हो तो आपका क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। हमने जैसे हीट किया N2OCO3, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मैं यहां लिख देता हूं, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वॉशिंग सोडा कह देते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या कह देते हैं? बेकिंग सोडा कह देते हैं। CaOCl2 को हम लोग क्या कह देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह से आपको इसको, इन सब चीजों को याद भी रखना है, ठीक है? ओके। अब देखो, एसिड बेस एंड साल्ट, वॉशिंग सोडा एंड इट इज यूजेस, कि कहां कहां इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए, वॉशिंग सोडा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? वॉशिंग सोडा लग रहा है कि नहीं? ठीक है, ये वॉशिंग सोडा पाउडर के फॉर्म में है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इसको कपड़े धोने के लिए यूज में करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2। अब देखना, याद कैसे रखेंगे 10H2 को? हम कपड़े जब धोते हैं तो कितने बाल्टी पानी यूज करते हैं? 10 बाल्टी। तो इसीलिए तो N2CO3 एंड 10H2O जो है क्या हो जाएगा? आपका जो है वाटर में हो जाएगा। ओके। केमिकल नेम क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम केमिकल क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट। जबकि बेकिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का कहाँ पे यूज होता है? वॉशिंग सोडा में यूज होता है। अब जैसे Na2CO3 प्लस 10H2 जो है क्या हो जाएगा? आपका N2CO3 10H2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो हमारे उसमें होता है 10H2 होता है क्या? हाँ, उसमें जो है ना ऑलरेडी मिला हुआ था। क्योंकि सर हमें तो गीला गीला नहीं लगता है, सूखा सूखा लगता है। वो एक्चुअली इस प्रकार से बनावट होती है कि उतनी कम में हमें फील नहीं होता है। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, आप सभी को पता होगा कि वॉशिंग सोडा का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? पहले तो कपड़े धोने में, ठीक है, लॉन्ड्री में। तो इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं? तो वही कहते हैं सोडियम कार्बोनेट यूज इन वॉशिंग सोडा। अब इसको कहाँ पे यूज करते हैं? ग्लास फैक्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास सोप, यानी कि जो है ग्लास सोप में यूज किया जाता है। एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इज यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स को बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं? इनका जो है यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं उनमें यूज करते हैं। जैसे कोलन हो गया, विंडेक्स हो गया, रिजॉल्व हो गया, कोरलेक्स हो गया, पामलोन हो गया। इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि कभी इस जो है शीशे पे हम लोग क्या करते हैं? इनका स्प्रे करते हैं। और जैसे ही स्प्रे करते हैं तो फिर उसको यार कपड़े से पोंछ देते हैं, जिससे आपका जो है क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। इट इज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ जो है वाटर का रिमूव कर देता है। आपसे एग्जाम में एक बार पूछा था व्हाट इज द वाटर क्रिस्टलेशन। अगर जब किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। किसी भी साल्ट में, जैसे देखिए अभी आपको मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस डॉट 10H2। तो ये जो है किसी भी साल्ट के साथ अगर जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कह देंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, ये जो है ना ब्लू विट्रोल, इसी को हम लोग, क्योंकि कलर कैसा होता है इसका? ब्लू कलर का होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं? ब्लू विट्रोल कह देते हैं। तो इसके साथ भी क्या होता है? ये जो जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? आपका जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम, आप जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना क्योंकि कई बार पूछेगा। तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2 को हम लोग क्या कह देते हैं? जिप्सम कह देते हैं।
तो जिप्सम कैसा होता है, कुछ इस कलर का होता है जो आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2H2O जो है क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई कलर है या नहीं है। आप क्या किए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिए और आपने ना बंसन बर्नर ले लिया या बर्नर ले लिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया। आप जैसे ही हीट कीजिएगा ना, तो ये जो ब्लू कलर से किस में आ जाएगा, आपका धीरे 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 व्हाइट कलर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट जो है धीरे धीरे निकलेंगे और ये कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। अब वापस से हमने क्या करा कि ना इसके अंदर जो है ना मॉइस्चर एयर को डाल दिया। अब जैसे ही इसको ठंडा करके बंद कर दिए, अब जैसे ही इसमें देखिए क्या करें, हमने जो है मॉइस्चर एयर को या थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इसका कलर कैसा हो गया, वापस से ब्लू हो गया। इसका मतलब है कि जो कॉपर सल्फेट था, अगर उसको सॉलिड फॉर्म में देखा जाए तो वो कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। और जब उसके अंदर पानी का क्रिस्टलन होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है। If you moisten the crystal again water, you will find that the blue color the crystal reappears. तो जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, reappears जो है हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, आप लोगों के घर में यूज होता है, जो दीवार की पुट्टी करते हैं ना, या हड्डी टूट या भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जी आपको मैंने बताया था जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अब ऐसे याद रखना कि जिप्सम में हड्डी टूटती है तो कितना लगेगा, आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधा आधा वाटर हो जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ओके, अब चलिए यूजेस पढ़ते हैं। एक तो हमने बता दिया कि पुट्टी करने में, दूसरा जब हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने में, इन सब जगह पे यूज किया जाता है। तो वही कहता है कि ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydride। इसको आधा है तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, हेमीहाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो ये जो क्या बन जाता है, CaSO4.12H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4.12H2 होता है। जिप्सम में 2H2 होता है, इसमें कितना हो जाता है, हाफ H2 हो जाता है। बेसिकली 2 CaSO4 molecules are sharing half 1 mole of air। आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं कहूं कि CaSO4 डॉट हाफ H2 है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 CaSO4 डॉट H2O। तो यही चीज कहता है कि आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 CaSO4 डॉट H2O। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। Plaster of Paris is a white powder and mixing with water, it change gypsum once again giving hard solid mass। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग जो ना ध्यान रखिएगा कि इसको ना हमेशा पानी में डाल के रखना पड़ेगा। आप देखना कि जो पुट्टी करते हैं वो ज्यादा नहीं मिलाते हैं। क्यों, अगर ज्यादा मिला देंगे ना वो हार्ड हो जाएंगे। तो उसको क्या करते हैं, बार बार जो है ना पानी से लेके चलाते रहना पड़ता है, जिससे वो क्या हो जाता है कि आपका बिल्कुल नॉर्मल रहे, जिससे आप आसानी से दीवार में पेंट कर सको। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो जम जाता है, पत्थर के जैसा हो जाता है। तो फिर हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत अब कौन उसको तोड़ने में ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज जिप्सम एंड वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। जैसे इसके अंदर पानी मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड सॉलिड हो जाएगा। ये जिप्सम है, इसको हीट किए तो ये जो है क्या बन गया आपका CaSO4.12H2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, CaSO4H2। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देते हैं। ठीक है, बोले क्लियर हुआ। ओके, Yes, sir. अब ये कॉपर सल्फेट को फिर से Yes, अगर sir. डालोगे तो ये CaSO4 यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने फिर से क्या कर लिया, जिप्सम का जो है फॉर्मेशन कर लिया। अब यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज यूज्ड एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो जाता है तो उसको मशीन से काटा जाता है। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि सर उससे क्या हड्डी नहीं कट जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कभी सोचा? सर उसका ब्लेड उस तरह से मूवमेंट करता है जिससे सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कटता है।
एक्चुअली जैसे ही आपकी स्किन में अगर से लगेगा भी ना तो वो कटेगा नहीं, मतलब बस गुदगुदी सा होता है, लेकिन जैसे ही उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस पे लगता है तो उस पे कट कर देता है, तो आपकी स्किन पे वो नुकसान नहीं करता। अगर इनके स्किन में टच भी हो जाए तो वो आपको नुकसान नहीं करता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉय, आपको मैंने बताया कि जो है टॉय बनाने में या छत का जो है डिजाइन बनाने में, इन सब जगह पे क्या करते हैं, यूज किया जाता है। इट इज यूज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये छत का इस तरह से हम लोग जो है बनाते रहते हैं, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। इट इज यूज मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ बनाने में, जैसे पुट्टी करने में, इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज कर लेते हैं। बोलिए, ये सारी बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, sir. यहीं पे कंप्लीट हो गया।